अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DMH स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं DMH स्पेशल में हम हर दिल अजीज़ और बहुत ही ख़ास शख्सियत को मदऊ करते हैं ताकि उनके तजुर्बात आपसे शेयर किए जा सकें। और आज भी हमारे प्रोग्राम में ऐसे ही बहुत ही प्यारी शख्सियत, हर दिल अजीज़ शख्सियत जहाद रिजवी साहब हमारे आज गेस्ट हैं। उनको ख़ास दावत पर हमने बुलाया है। वो सूबाई हुकूमत में वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, वज़ीर एक्साइज़ भी रह चुके हैं, वज़ीर कानून भी रह चुके हैं और निगरान हुकूमत में उनका बहुत ही कामयाब तजर्बा भी रहा है। आज तक उन पर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं लगा जिससे उनके ऊपर कोई असरात मुरतब होते। इस मार्केट में उनका बिल्कुल साफ़ नाम है, हर कोई उससे वाक़फ़ है। पाकिस्तान लाहौर टैक्स बार के पैटर्न चीफ भी हैं और टैक्स की फील्ड में उनका बहुत ही तजर्बा है। आज उनके तजर्बात से आपको भी हम मुस्तफ़ीद करने की कोशिश करेंगे। जहाद रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं सर। हम आपको सर DMH स्पेशल प्रोग्राम में ख़ास शख्सियतों की मदद करते हैं। जिस तरह आज आपसे रिक्वेस्ट की, आप हमारी शॉर्ट टाइम में आपने हमें टाइम दिया। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को आए 9 माह गुजर गए, मुआशी पॉलिसियों के हवाले से आवाम को कुछ रोशनी किरण कोई नज़र नहीं आई। आप क्या किस तरह देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए, एकदम आप ये बात ना कहें कि PTI गवर्नमेंट जो है इसमें फेल हो गई है। बात यह है कि इनको पिछले 10 साल का इतना कुछ मिला है कि उसको एक दिन में तो ठीक 9 महीने या किसी पीरियड में इतनी जल्दी नहीं। लेकिन देखना ये है कि इसका प्रोसेस से ही स्टार्ट किया है उन्होंने कि नहीं, ताकि आइंदा से उसको हो। और दूसरा एक और भी है कि इन्होंने जो खर्चों में कर्टेलमेंट की है, और आप देखें वो जो ट्रेंड है उससे इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी जो है वो मीडिया जो है उनके दूसरे अपोजिशन के भी ताल्लुकात हैं, और वो इन्होंने कुछ मीडिया से के भी उनके पैसे भी रोके हैं क्योंकि कर्टेल कर रहे हैं। जी, जब पैसा होगा नहीं तो फिर वो किस तरह चलवाएंगे जी? तो ये इसलिए वो इनको उनकी इंटरेस्ट पे करने के लिए भी पैसे चाहिए। जी जी, इस वजह से इनको मुश्किलात हैं। और ये असद का जाना या कोई चीज़, ये कोई बात नहीं होती। दिस इज़ ऑल प्रोसेस होता है। प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई भी नए आइडियाज़ ले सकता है इंसान को। तो इसलिए उन्होंने समझा कि अगर हम बाहर निगोशिएट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो असद की जगह वो दूसरा आदमी उसको कर लेगा। इसकी असल वजूहात क्या है असद उमर साहब को हटाने की? लेकिन हालांकि जब इन्होंने इस्लाती पैकेज पेश किया था तो सबके लोगों की ज़ुबान पे था असद उमर साहब इकोनॉमिस्ट हैं, वो लोगों की तकालीफ को मसाइल को जानते हैं, इसलिए उन्होंने इस्लाती पैकेज पेश किया है और लोग बड़े खुश थे। इसके बावजूद भी उनको हटा दिया गया। देखिए, मैं ज़ातियात पे तो किसी की मैं जाना नहीं चाहता। जी जी, लेकिन एक देखें, जब एक प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी प्रायोरिटीज़ बहुत सी होती हैं। जी जी, और उस पर बहुत से प्रेशर्स होते हैं। जी जी, तो किसी बंदे को शिफ्ट कर देने से ये मतलब नहीं कि उस बंदे में कोई बुराई है। तो फॉर द टाइम बीइंग उसको ये उनकी ज़रूरत ये है कि IMF और इनसे बाहर से ताल्लुकात उनसे बेहतर हों। तो इस काम के लिए उन्होंने समझा ऐसा जिसका बैकग्राउंड बाहर से ज़्यादा लिंक्ड है उसको करें। तो इसलिए ये कोई अजीब बात नहीं है इसमें। जी जी, दिस इज़ ऑल। मेरा मतलब है हमने कई बारी यहाँ पर जब डॉक्टर अस्की साहब के साथ हम कर रहे थे, हमने कई बारी महकमे चेंज किए। तो उसमें ये कंसिडर आपने तो एक 4 माह का बजट भी पेश किया था और बड़ा अच्छा बजट पेश किया था। रोड मैप भी एक हुकूमत को दिया था, इस पर अगर चले कामयाबी हासिल हो सकती है। एजुकेशन पे भी बजट आपने अच्छा रखा था। लेकिन हमारी जो नई हुकूमत को हम देखते हैं, उनके पास एक वज़ीर आज़म साहब का ऐलान था, टेक्नोक्रेट की टीम मौजूद है, मुआशी पॉलिसी को बहुत बेहतर बना के मुल्क को आगे लेके जाएंगे, कोई बेल आउट पैकेज नहीं लिया जाएगा, कोई कर्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन आज हर ज़ुबान पे है बेल आउट पैकेज ना लेने की वजह से हुकूमत को मुश्किल का सामना है। देखें, पहली बात तो ये कि मेरा ख्याल है इमरान साहब को एक तो कुछ लैंग्वेज को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जब आप हुकूमत में आते हैं और जब अपोजिशन में होते हैं, इट इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो लेकिन आप उस इंसान की नीयत देखें कि उसकी नीयत ये है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाए और उसमें करप्शन का खात्मा करे। तो ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं इररेलेवेंट होती हैं इफ़ द कॉज, द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस इज़ टू इम्प्रूव द वर्किंग। अब इसीलिए इमरान साहब ने अगर कोई बात कही भी है तो वो इट शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट हिम। वो ये सिर्फ ये कि उनको प्रोसेस में वो भी लर्निंग कर रहे हैं। ही हैज़ नेवर बीन अ प्राइम मिनिस्टर टू रन गवर्नमेंट
It's not an easy سر job. اس کے وزیر اعظم صاحب کے ایک بار بار اعلان تھا اس تقاریر میں ایف بی آر میں اصلاحات لائیں گے, ریفارمز لائیں گے, ایف بی آر کو بدلیں گے, لیکن ہم نے جو دیکھا ہے مارکیٹ میں فیس کرتے ہیں جو چیزوں کو, ان کی تقاریر کے بعد ایف بی آر میں کرپشن کا لیول بہت اوپر جا چکا ہے. دیکھیں ایف بی آر جو ہے نا, اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو ہم نے لوگ یہاں سے ٹرانسفر کیے تھے when I was with the چیف منسٹر ایز اے سینئر منسٹر, اس کو ایف بی آر کا چیئرمین کر دیا ہے, جو کہ ایف بی آر میں جو سروسز کے اس کے ٹیکسیشن کے لوگ ہیں دے آر ناٹ ہیپی ود دیم. تو وہ اس لیے آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اصل میں ان کی ایڈمنسٹریشن جو یہ سروسز والوں کی ہے, ہی ہیز لیفٹ اٹ ٹو اعظم ملک یا کیا جو ان کے پرسنل سیکرٹری ہیں, وہ اپنے ہی بیچ کو آگے لیے جا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ خیر میں آئی ایم ناٹ اسپیشلسٹ آن دیٹ. میں تو صرف یہ تھوڑا سا ایکسپیرینس جو میرا 3 باری رہا ہے ایڈمنسٹریشن کا, گورنمنٹ رن کرنے کا, تو میں صرف اس میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈیسیجن تو سر آپ کی اصلاحات کی ہوئی ایکسائز میں لوگ آج تک یاد کرتے ہیں جو چیزوں کو, جو آپ کے بڑے اچھے کام تھے, لوگ آج تک بھی خوشی ہوتے ہیں. انہوں نے ایکسائز میں چند عرصے میں بہت سے ایسی اصلاحات کی جو عوام کے لیے مفید مند ثابت تھیں. لیکن دیکھو موجودہ حالات میں حکومت کو آپ جیسے لوگوں کی جو ضرورت ہے ان کو آپ جیسے لوگوں کو لانا چاہیے, ان کے تجربات سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے تاکہ اس ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن کیا جا سکے. نہیں, وہ کوشش تو کر رہے ہیں, کوشش تو کر رہے ہیں. دا اونلی تھنگ از دیکھیں نا, آپ کو یاد ہے میں نے 96 میں جب پہلی بار میں نے یہ سیل آف نمبرز, گاڑیوں کے نمبر شروع کیے, پھر یہ جیلیں بنوائیں ساری, اور اب تک وہ چل رہی ہیں ساری اس کا. اور اس میں پھر اس کے بعد 2013 میں بھی ہم نے فائنانس میں, طارق باجوہ صاحب میرے سیکرٹری فائنانس تھے جو ہیں, اینڈ جو غلط بات تھی اس پہ وہ غلط لکھا کرتے تھے. آئی مسٹ گیو ہم کریڈٹ فار دیٹ. تو اللہ کے فضل سے اب کے تو ہم نے بھی رین دا گورنمنٹ, تو ہم, اور اس میں جو فائنانس سیکرٹری اب تھا یعقوب صاحب, اٹ واز ویری گڈ, اور راحیل صدیقی صاحب. سر ایف پی آر میں بھی اس وقت تقریباً 300 ارب کا شارٹ فال ہے. پنجاب ریونیو اتھارٹی میں بھی شارٹ فال موجود ہے. اس دفعہ جو ٹارگٹ اچیو نہیں ہوں گے, آپ کی نظر میں کیا کمزوریاں تھیں؟ حکومت کی کمزوریاں تھیں کہ یا بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہے یا ڈپارٹمنٹ میں خرابی ہے؟ دیکھیں ایک تو بزنس ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ کم ہوئی ہوئی ہے. ایک تو انہوں نے امپورٹس کم کیے ہیں, ان کا جو امپورٹ کی وجہ سے ٹیکس شارٹ فال آنا ضروری تھا. اچھا, دوسری بات یہ کہ ایٹماسفیئر تھوڑا سا انہوں نے ٹینس کر دیا ہے, اور اس میں جو بزنس مین ہیں وہ تھوڑے سے ڈر گئے ہیں. دے فیل کہ بھئی اگر ہم انویسٹ کرتے ہیں, اور نیب کا رول بھی ان کو ذرا تھوڑا سا ریسٹرکٹ کرنا چاہیے. اور آج کل نیب کے رول کی وجہ سے یہ جو دوسرے محکمے ہیں وہ آفیسرز تو کوئی کام ہی نہیں کر رہے. تو حالانکہ نیب ہیز میڈ این ایفرٹ, جاوید اقبال صاحب نے آ کے ان کو ایشورنس وغیرہ دی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو تھوڑا سا انہیں ریئلسٹک ہونا پڑے گا. ہر وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مار دو دھاڑ دو, کیونکہ اس سے پھر بزنس ایٹماسفیئر نہیں بہتر ہوتا کبھی بھی. جیسا جب یہ اپوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف تھی تو یہ ایمنسٹی اسکیم کو بہت خلاف تھے, لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا تاجروں, کراچی کے تاجروں کے کہنے پر وزیر اعظم پاکستان نے ایمنسٹی کا جو اعلان کیا ہے, اور آنے والی ہے جو آئے گی بھی پہلے. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, اب دیکھیں نا ان کو, یہی میں اس پروگرام میں بھی اس کے تھرو کہتا ہوں کہ ایمنسٹی اسکیم از ناٹ بیڈ. جس طرح کمبوڈیا میں یا سعودی عربیہ میں ایک قسم کی ایمنسٹی کر کے انہوں نے لوگوں کو ٹیبل پہ لا کے پیسہ کلیکٹ کر کے اس کے بعد ان کا کیا آپ, تو ان کو ایک تو اپنا محکمہ ٹھیک کرنا پڑے گا ایف بی آر کا. نمبر 2, ان کو پینل پروویژنس جو ہیں وہ ریئلی جو کلپریٹس ہیں ان کو جو نہ ڈکلیئر کریں, نہ کہ جو ڈکلیئر کر دیں اس کی ویلیویشن پہ تنگ کرنا شروع کر دیں, ان کو آڈٹ میں لے آئیں. یہ آڈٹ لے آتے ہیں. سیلز ٹیکس میں آپ کو پتا ہے سیلز ٹیکس میں جتنی بے ایمانی ہے اتنی کہیں بھی نہیں ہے. وہ آڈیٹر جو ہیں فضول سے لوگ ہوتے ہیں, آ جاتے ہیں کلرک سے, اور وہ وہاں پہ آ کے سودے بازی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ آپ ایسوسیشنوں کو ان کو اپنے ساتھ ملائیں, ان کو بٹھائیں, ان کو کہیں کہ بھئی دیکھیں یہ انارکلی ہے, آپ اس کے پریزیڈنٹ کو بلائیں, آپ کہیں یار اتنی دکانیں ہیں, تم کیا چاہو گے کہ یہ, اب آپ دیکھیں سینماؤں کا کتنا دنگا تھا. میں نے اب کے ان سے پر شو 9,000 روپے پہ ایگریمنٹ کر لیا. 9,000 روپیہ پر شو پہ سینما والے
नहीं तो एक पैसा नहीं आ रहा, एक्साइज वाले भी रिश्वत ले रहे थे, वो भी। तो यू हैव टू बी रियलिस्टिक। और अब आप कहते हैं फिर जी आप पकड़ लें तो इसको ईमानदार बहुत, भाई ईमानदार कहाँ से करेंगे? उसको अगर बच्चे की टांग टूट जाए तो उसको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो आप थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर सोचें। जब तक आपकी सोशल सर्विसेज इतनी नहीं हो सकती कि आप लोगों के, अवाम के खुद लुक आफ्टर करें, मसला अगर उसकी नौकरी नहीं है तो उसको पे करें। तो अब तो अगर नौकरी नहीं तो वो सड़क पे आ जाता है। जैसा साहब एक इस तरह भी होता है ना, आप एक दो दफा हम पिछले प्रोग्राम में हमारे शामिल हुए थे, आपने एक बड़ी अच्छी तजवीज़ दी थी, अगर एमनेस्टी लानी है तो वो मुल्क के लिए लाई जाए, मुल्क की मुफाद के लिए लाई जाए, या मुल्क के कर्ज उतारने के लिए लाई जाए। लेकिन आज तक जितनी एमनेस्टी पीछे, ये 12वीं एमनेस्टी होगी हमारी जो आएगी, अगर आ गई तो। नहीं 12वीं नहीं, 9वीं या 10वीं। चलो रिपोर्ट में तो वो आगे पीछे हो सकती है, हो सकती है, हमारा अंदाजा गलत हो सकता है। नहीं। लेकिन ये आज तक मुल्क की मुफाद में एमनेस्टी नहीं आई। अगर मुल्क की मुफाद में कोई एमनेस्टी लाई जाए, अगर हुकूमत लाना चाहती है तो मुल्क के लिए कोई ऐसा किस तरह के खदोखाल नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आप एमनेस्टी ला रहे हैं उसके खदोखाल पेश करें, उसका पर्पस करें। उसका पर्पस ये करें कि भाई आपसे अगर हम 100 रुपये आप लेंगे, उसमें से 50 रुपए से हम रिटर्न ऑफ लोन करेंगे, 50 में से 25 आप पे सोशल सर्विसेज पे खर्च करेंगे और 25 हम अपनी गवर्नमेंट में खर्च करेंगे। तो फिर लोग सेटिस्फाई, जिस तरह मैंने आपको कहा, लोग शौकत खाना और चैरिटीज और ईदी और कहाँ देते हैं, सिर्फ इसलिए देते हैं कि उनको पता है कि हमने जो दिया। अब यहाँ पे तो पता ही नहीं होता, क्या पता वो तनख्वाहें बढ़ाने के लिए अपने MPAs की उनकी कर लेंगे, गाड़ियाँ खरीदने के लिए। आप एक्सप्लेन करें लोगों को कि जनाब आपसे जो 100 रुपया लिया है उसका 50 रुपए से हम लोन वापस करेंगे या इंटरेस्ट देंगे, और ये जो 50 है इसमें 25 सोशल सर्विसेज पे आप पे खर्च करेंगे, 25 हुकूमत में जाए। सर हमने पीछे अपने टैक्स और अवाम प्रोग्राम में वज़ीर मुमलिकत रेवेन्यू जो हमाद अजहर साहब थे उनका इंटरव्यू किया था। उनका ये कहना था जो अवाम में और हुकूमत के दरमियान जो गैप है ना, वो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, जिनकी वजह से इनमें एतमाद ही नहीं है। क्योंकि सड़कें बनती हैं, एजुकेशन चल रही है, सेहत के हवाले से हुकूमत पैसा ज़्यादा पहले टैक्स का ये जो लग रहा है अवाम का, लेकिन हुकूमत उसको एक्सप्लेन करने में नाकाम रही है। लेकिन इसका जवाब लेते हैं, हम पहले ब्रेक पर जाते हैं, उसके बाद आपसे जैसा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।